नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष पर आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज जो शख्सियत इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो शख्सियत वो इस देश के सबसे महानतम स्पिन बॉलर्स में से एक, या कहें सबसे महान क्रिकेटर्स में से एक, उनका नाम लिया जाता है। और जब आज उन्होंने संन्यास की घोषणा की है तो सब उनके बारे में जानने को आतुर है कि अब वो क्या करेंगे। जी हां, मेरे साथ इस वक्त हरभजन सिंह जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत क्रिकेट खेला है और इस देश को बहुत ज्यादा जीतें दिलाई हैं। हरभजन, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। Thank you very much for having me. हरभजन, जब आपके संन्यास की घोषणा हमने सुनी तो एकदम से दिमाग में आया, अरे अभी तो क्रिकेट खेल रहे थे, अभी तो क्या हुआ, हरभजन ने संन्यास की घोषणा कर दी। लेकिन देखिए, सब आपसे पूछ रहे हैं और आपने उसका बखूबी जवाब दिया है। मैंने भी आपके कई इंटरव्यूज देखे हैं कि आप अगला कदम क्या होगा, हरभजन क्या करेंगे, ये बात तो करेंगे हरभजन आपसे। लेकिन जी मैं तो ये जानना चाहता हूं हरभजन कि वो बॉलर जिसने आते ही धमाल मचा दिया 2001 से 2011 के दौरान, जिसकी तूती बोलती थी, उस दौर की सबसे खतरनाक टीम ऑस्ट्रेलिया को जिसने नाको चने चबवा दिए अपनी बॉल पे, आज जब वो संन्यास की घोषणा लेकर एक लंबी सांस लेते हुए, कॉफी का सिप लेते हुए, जब अपने उस करियर के बारे में सोचता है जो काफी उतार चढ़ाव भरा भी रहा, काफी विवाद भी रहे जिसमें, तो क्या सोचता है, कैसे पाता है अपने करियर को? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जिसको इतने लंबे अरसे तक भारत के लिए खेलने का मौका मिला। और ये विदाउट ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स या फिर आपके घर वालों की दुआओं के बिना ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। तो सबसे पहले तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा, घर वालों का शुक्रिया अदा, मेरे माँ बाप, मेरी बहनें और तमाम मेरे वो सब दोस्त और वो फैंस, उन सबको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनकी सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। और हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि करियर में बहुत उतराव चढ़ाव आए, बहुत कुछ सीखने मिला। ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख ही क्रिकेट से मिली है। और क्रिकेट मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लेके आई है। और अगर आप क्रिकेट को मेरी ज़िंदगी से अलग कर दें या मुझे क्रिकेट से अलग कर दें तो शायद मेरी ज़िंदगी का कोई महत्व बचता नहीं है। तो आज मैं जो हूँ क्रिकेट की वजह से हूँ। मैं बीसीसीआई को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, पीसीए को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को, और तमाम उन अंपायर्स को और क्यूरेटर्स को, मीडिया वाले सब मेरे भाई बंधुओं को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, आगे बढ़ने का मुझे एक और रास्ता दिखाया। तो सबको तहे दिल से शुक्रिया ही करना चाहूँगा, क्योंकि ये ऐसा दिन होता है आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहोगे। और मैं कोई भी अगर किसी को अगर मिस आउट भी कर जाऊँ तो उसको भी बहुत-बहुत प्रणाम, सत्कार और तहे दिल से शुक्रिया अदा। नहीं नहीं, वो बिल्कुल। और वो सब समझेंगे इस बात को जो हरभजन सबको याद कर रहे हैं, और हरभजन ने इस देश को और इस देश के लोगों को कितने प्राइड मोमेंट दिए हैं, ये भी हम आपका शुक्रिया अदा भी इसके लिए करेंगे। लेकिन हरभजन, अगर आपके करियर की बात करें तो सबसे बेस्ट वो कौन सा दौर आप मानते हैं अपने करियर का? वो जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप हैट्रिक ले रहे थे, या उसके खिलाफ जब आप जोड़े में कुंबले के साथ बॉलिंग कर रहे थे और जब वो एक के बाद एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, या फिर एक टाइम ऐसा आया जब उतार चढ़ाव हुआ, विवाद से आपका नाता जुड़ा, उस समय भी जहन में कुछ ना कुछ चलता ही रहा होगा? क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, अगर टुकड़ों में बांटे आपके करियर को, और सबसे अच्छा दौर कौन सा देखते हैं आप? देखिए, सबसे अच्छा दौर तो मैं कहूँगा कि जब मैंने पहली बार भारत के लिए एक टेस्ट मैच जिताया, जो कोलकाता वाला टेस्ट मैच जी था, जी। जिसमें मैं हैट्रिक ले पाया, पहला भारतीय गेंदबाज बना जो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ले सके। और उसके बाद एक रिकॉर्ड ऐसा कायम हुआ जो आज भी कायम है कि 3 मैच में 32 विकेट लेना टेस्ट क्रिकेट में, वो आज भी रिकॉर्ड जो है वो कायम है। ज़रूर एक ना एक दिन ये रिकॉर्ड भी टूटेगा, क्योंकि रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, बट वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा था। अगर वो सीरीज़ में मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तो शायद मेरा डब्बा गोल करके मुझे कहीं न कहीं भेज दिया जाता और मेरा क्रिकेट खत्म हो जाता तब। पर गॉड वाज़ रियली रियली काइंड और हैव बीन वेरी वेरी काइंड टू बी ऑनेस्ट। मैं वो सीरीज़ में प्रदर्शन करने के बाद मैं हरभजन सिंह बना, और उसके पहले मुझे कोई जानता नहीं था। उस सीरीज़ से कैसा पहले लगा बट जब आपको उस टर्मिनेटर की उपाधि मिली? बिल्कुल, ये अपने आप में एक मेरे लिए बड़ी गर्व की बात थी कि मैं वो सीरीज़ जिता पाया भारत को, और उसके बाद मुझे ये नाम जो टर्मिनेटर मिला, ये ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने मुझे ये नाम दिया। वहाँ पे के जितने अखबार थे वहाँ टर्मिनेटर
के नाम से हेडलाइन जो थी वो छप रही थी, तो वहां से ये नाम शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले एक फिल्म आई थी टर्मिनेटर। हम्म। तो टर्मिनेटर से ये टर्मिनेटर हो गया, क्योंकि मैं टर्बन पहनता हूँ और मैं सिख हूँ, और बड़े नाज है मुझे अपने सिख होने पे, और जो मैंने अचीव किया है उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। नहीं बिल्कुल। लेकिन हरभजन, आपने कहा कि एक दिन आपका रिकॉर्ड भी टूटेगा। तो सचिन ने तो एक भविष्यवाणी की थी कि रोहित शर्मा उनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, विराट कोहली उनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। भज्जी क्या भविष्यवाणी करने वाले, उनका रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है, ये 32 विकेट वाला? देखिए ये तो पता नहीं कि कौन तोड़ सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं, और आज ये रिकॉर्ड मेरे नाम है, कल किसी और के नाम होगा, फिर वही रिकॉर्ड किसी और के नाम होगा। तो क्रिकेट तो ऐसी चलती है, और जो भी तोड़ेगा उसको मैं जरूर मुबारकबाद दूंगा, बधाइयां दूंगा। बट फिलहाल तो यही कहूंगा कि इट वाज एब्सोल्युटली एन ऑनर फॉर मी टू रिप्रेजेंट माय कंट्री इन फ्रंट ऑफ लैक्स ऑफ फैंस अक्रॉस द वर्ल्ड। कि जब जब मैं भारत के लिए मैदान पे उतरता था, चाहे वो ब्लू कपड़े पहन के उतरूं या वाइट कपड़े पहन के उतरूं, टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट या T20 फॉर्मेट में, हम्म। हमेशा ऐसे दर्शकों ने प्यार दिया है, ऐसा स्नेह मिला है कि शायद मुझे नहीं लगता है कि किसी को ऐसा मिला होगा, क्योंकि ये कुछ खास चीज होती है जब नहीं, आप और देश वो को उसके रिप्रेजेंट कर रहे उसका होते हो, उसका तो एक उससे बड़ी कोई चीज है। उसका शायद एक रीजन ये भी है कि आप शायद ऐसे पहले स्पिनर बॉलर थे हमारे देश के जो मैदान पर एग्रेशन लेकर आया। हमने फास्ट बॉलर्स को समझा जाता था कि उनके अंदर बहुत एग्रेशन होता था, लेकिन फिर हमने देखा वो दौर जब दादा वहाँ इंग्लैंड में वो अपनी टी शर्ट निकाल कर और वो इसको रोटेट करते हुए, और उसी दौर में हमने देखा एक ऐसा स्पिन बॉलर जो इतने एग्रेशन के साथ आता था, वो बड़ा पसंद आया लोगों को। वो एग्रेशन आज काफ़ी दिखता है। तो उस दौर में और अब में कुछ बदला है भज्जी, आपको लगता है मैदान पर वो एग्रेशन जो आप लेकर आए थे, लगता है कि टीम ने बिल्कुल अपना लिया है उसको? देखिए पहले हम कोई गिने चुने होते थे एग्रेसिव खिलाड़ी, और अब की अगर टीम की बात करें, विराट कोहली की टीम की बात करें, तो तकरीबन सारे ही प्लेयर ही एग्रेसिव है, और कप्तान ही बहुत अग्रेसिव है। तो अग्रेसिव आप जब होते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ अलग चीजें करनी है, बट आपका वो एक सेलिब्रेट करने का तरीका है। आप जब मैदान पे उतरते हो, तो मुझे लगता है कि ये एक वॉर से कम नहीं होता है, हम्म। क्योंकि आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहां पे जीत के लिए आप जी जान लड़ाते हो। और उसमें मुझे लगता है कि मेरा बेस्ट क्रिकेट मैंने तब खेला है जब मैं अग्रेसिव होकर मैंने बॉलिंग किया है। जब हम्म। थोड़ा सा ठंडा रह के मैंने बॉलिंग किया है, तो मेरे बॉलिंग में भी वो धार नहीं दिखी। हम्म। तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं गेम में तभी ज्यादा बेटर करता था जब मैं थोड़ा सा अपने अप्रोच को अग्रेसिव रखता था, और अग्रेसिव अप्रोच के कारण ही बहुत से बल्लेबाजों को मैंने आउट किया। और क्या कभी लगा कि इस एग्रेशन की वजह से फालतू के विवाद में पड़ गए, चाहे वो मंकी गेट हो या श्रीसंत के साथ कुछ जो हमने मैदान पर देखा? क्या ऐसे कुछ अनछुए पहलू हैं हरभजन की जिंदगी के, अनजाने पहलू जो मैदान से इतर या उस मंकी गेट के बारे में, अब क्योंकि हरभजन ने कहा है कि वो एक किताब भी लिख रहे हैं अपनी जिंदगी में, क्या जिंदगी पर, क्या उसमें हमें जानने को मिलेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ चीज़ें जो मेरी साइड की थी, जो मेरी स्टोरी तो अब तक बाहर ही नहीं आई, कि हाउ डिड आई फील, कि मुझे कैसा लगा, कि व्हाट आई गॉन थ्रू। उन दिनों हम ये बात ही नहीं करते थे कि किसी एक 27-28 साल का लड़का, जिसके ऊपर पूरे ऑस्ट्रेलिया ने ये एक तोहमत सी लगा दी है कि मैंने किसी को किसी अपशब्द चीज़ के साथ बुलाया है या रेसिस्ट हूँ मैं, तो मेरी मानसिकता कैसी होगी? एक 27-28 साल का लड़का उस समय कैसे जूझ रहा होगा जब पूरा मैदान उसको बू कर रहा है। और ये सब चीज़ें जो है मैंने काफ़ी इसको इलैबोरेट करके बुक में लिखा है कि क्या एक्चुअली हुआ, और कौन-कौन उसमें शामिल थे, किस-किस ने जो है आग में घी डाला, और कैसे ये छोटी-सी राई को कुछ थोड़ा जो सा कहते हेडलाइन हैं हमारे लिए दे पहाड़ सकते बना। हैं, वो कौन से नाम है जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? देखिए वो बुक में आपको ज़रूर पढ़ने मिल जाएगा कि एग्ज़ैक्टली हुआ क्या था, क्योंकि अब तक तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कई अलग-अलग खेमों से वो कहानी आई है, और एक्चुअल कहानी जो हुई थी, हम्म। वो मैं अपनी किताब में लिखूँगा, और आप सब जानेंगे कि उसमें एक्चुअली हुआ क्या था। क्योंकि एक कहानी जो है वो एक तरफ़ा नहीं हो सकती है, और ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर उन्होंने मुझे कुछ कहा होगा, तो मैंने उनको कुछ कहा, और मैंने जो कहा होगा उन्होंने क्या सुना, वो एक उनका अपना विषय था, अच्छा, उसको विवाद और कैसे क्रिकेट का नाता अंदर बड़ा लेके। पुराना रहा है। श्रीसंत वाले मामले पर भी मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूँ, हाँ, फिर आऊंगा आज के श्रीशांत विवाद वाला। पर। श्रीसंत बिल्कुल, को बिल्कुल। लेकर क्या हुआ था? श्रीशांत वाला विवाद जो था वो नहीं होना चाहिए था, उसमें मेरी 100% मेरी गलती थी। मैंने ये कई बार किसी
भी प्लेटफॉर्म पे जब मैं जाता हूँ, अगर श्रीशांत की बात होती तो यही बात करता हूँ कि मैं शायद उस चीज़ को मुझे अवॉइड करना चाहिए था और वो बेटर तरीके से हैंडल हो सकती थी। पर जो मैंने किया, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ और मैंने बहुत बार श्रीशांत से, उसके घर वालों से और पूरे देशवासियों से माफ़ी मांगी उस चीज़ की, क्योंकि हम एक रोल मॉडल की तरह होते हैं जब हम मैदान पे होते हैं, बच्चे हमें देखते हैं, हमारी तरह बिल्कुल, बनना चाहते हैं, और अगर बिल्कुल। हम ऐसा व्यवहार करेंगे या ऐसी चीज़ें करेंगे तो वो भी समझेंगे कि ये शायद ठीक है, ये ठीक है, ऐसे चल जाता है, बट ऐसे नहीं चलता है। वो मेरी गलती थी, मैंने वो एक्सेप्ट करी और मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी नहीं, फिर तो जो इसके लिए आपको खिलाड़ी। साधुवाद देना चाहिए कि आपने बड़ा दिल करके कम से कम अपनी गलती कबूल ली। बहुत कम सेलिब्रिटीज़ होते हैं या बहुत कम पब्लिक फेसेस होते हैं जो आकर सार्वजनिक मंच पर अपनी गलती कबूलें, और इसके लिए ये भी एक सीख है जो भी आपको देख रहा होगा, जो भी आपको सुन रहा होगा। लेकिन मैं क्योंकि विवादों की बात कर रहा हूं भज्जी, एक विवाद हाल फिलहाल में हुआ जिसमें बीसीसीआई वर्सेस कैप्टन कोहली के बीच में हमने देखा, और जहां पर लगा कि बीसीसीआई और या कहें गांगुली और कोहली के बीच ऑल इज नॉट वेल। आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? देखिए, ये एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे लगता है कि दोनों जो दृढ़ है, आपस में बैठ के बात करके इसको सुलझाया जा सकता था। क्योंकि जब कोई भी चीज़ मीडिया में चले जाती है, तो छोटी-सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाता है और हमें एग्ज़ैक्टली बात पता नहीं है, हुई क्या है और किसने क्या बोला, किसने क्या सुना और कैसे ये बात इतनी बड़ी बन गई है। पर आई एम श्योर इसको बेटर तरीके से हैंडल किया जा सकता था और अब बात कहाँ पहुँची है, ये भी नहीं मुझे नहीं, मालूम, लेकिन क्योंकि मैं ऐसा लगता अपने। है भज्जी कि खेमेबाजी सी हो गई है टीम में। क्या टीम के खिलाड़ियों पर, प्रदर्शन पर भी इसका असर पड़ता है या पड़ेगा आने वाले दिनों में? नहीं, मैं देखिए इस बारे में कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बात करने आया हूँ कि मेरी कहानी क्या रही है, 23 साल का जो मेरा दौर क्या रहा है। हम्म। आगे आने वाले भविष्य में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो हो रहा है, सही हो रहा है और जिन जो खेल रहे हैं लड़के, आई एम श्योर दे आर मैच्योर्ड इनफ टू डील विद इट और मैं यहाँ पे आया हूँ आप सबसे चलिए ठीक है, तो फिर मुलाकात आपके करने। बारे में उसका ही बात कारण करते यही हैं। है, आपकी उसका एक कारण यही इनिंग। है कि जी जी, प्लीज कंप्लीट मैं कीजिए, कंप्लीट कीजिए। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे मुलाकात करने आया हूँ इसलिए कि मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोल सकूँ, इंक्लूडिंग यू एंड योर होल टीम। आप सब ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं चाहे किसी भी ऊँचाइयों पे था या नीचे था, आपने हमेशा साथ दिया है। जो मैंने ग्राउंड पे किया, आपने लिखा, लोगों तक पहुँचाया, लोगों तक दिखाया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ ठीक है, आपका। चलिए आपने आपकी एक इनिंग की हमने बात की भज्जी, आपके क्रिकेट करियर की। लेकिन बड़े कयास लग रहे हैं आपकी सेकंड इनिंग को लेकर, बड़े सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, और ये इंटरव्यू तो पूरा हो ही नहीं सकता जब तक मैं वो सवाल ना पूछूं। तो भज्जी की आगे क्या प्लानिंग है? संन्यास तो आपने क्रिकेट से लिया है, क्या पॉलिटिकल इनिंग देखेंगे आने वाले दिनों में हमने? पॉलिटिकल इनिंग मुझे पता नहीं अभी कि मैं इस इनिंग की तरफ जाऊँगा, कब जाऊँगा आई डोंट नो, पर देश की मैंने क्रिकेट खेलते हुए सेवा करी है और आगे भी करना चाहूँगा हम्म। और बहुत लोगों का प्यार मिला है मुझे और अब मैं अगर लोगों के लिए कुछ कर सकूँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा और किस तरीके से वो होगा ये अभी मुझे पता नहीं है और कब मैं ये पॉलिटिकल करियर शुरू करूँगा ये भी मुझे पता नहीं है। बट हाँ, अगर आगे जाके मैं मन बनाता हूँ जब मैं 100% कमिटेड हो जाऊँ कि हाँ, ये मुझे करना है, तो फिर मैं ज़रूर आप सबको बताऊँगा कि ये मैं करने जा रहा हूँ और क्यों करने जा रहा हूँ, उसका भी कारण बताऊँगा। लेकिन मोंटी पनेसर का ट्वीट आपने पढ़ा होगा, उन्होंने आपको बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि आपकी तरह, यानी हरभजन की तरह ऊर्जावान लीडर की जरूरत समाज को है। अगर वो ये कह रहे हैं, और क्योंकि वो सिख समाज को अच्छे से समझते हैं, पंजाब को से जुड़े हुए होंगे, उनकी रूट्स है पंजाब में, उसको समझते हैं, और आज जब वो ये कह रहे हैं तो क्या वो कोई इशारा कर रहे हैं हरभजन को लेकर? ये देखिए वो उनकी सोच है कि उनको लग रहा है कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो देश को, कौम को, स्टेट को आगे लेके जा सकता हूँ हम्म। और मेरे में वो उनको दिखता है कि मैं ऐसा लीड कर सकता हूँ। मैं जब जब मैदान पे उतरा हूँ मैंने हमेशा कोशिश की है कि बॉल के साथ मैं टीम को लीड करूँ और मैच जिताऊँ। और अगर ऐसा मेरी सेकंड इनिंग में होगा कि मुझे मौका मिलेगा कि कहीं पे भी उस मंच पे पहुँच के मुझे अगर कुछ करना होगा देशवासियों के लिए या फिर पंजाब वासियों के लिए या फिर किसी के लिए भी जिसके मैं काम आ सकूँ तो मैं ज़रूर उस चीज़ में उनकी मदद करना चाहूँगा और क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप किसी की लाइफ बेटर कर सकते हो तो आपको ज़रूर करनी अच्छा, चाहिए आपको और ऑफर तो अगर मिले होंगे, सिद्धू से आप मिलकर आए थे, उन्होंने संभावनाओं को तलाशती हुई तस्वीर उन्होंने कह दिया था।
ऑफर तो आपको मिले होंगे। ऑफर तो देखिए, मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के आज से नहीं, पिछले 5 साल से मिल रहे हैं। और क्योंकि मैं काफ़ी व्यस्त था, मैं क्रिकेट में बहुत ज़्यादा व्यस्त था, और मैं अभी अपने आप को उस समय ये समझता नहीं था कि मैं शायद रेडी हूँ इन सब चीज़ों के लिए। हाँ, अब मैं ज़रूर इस चीज़ के बारे में सोचूंगा, क्योंकि अब आने वाले वक्त में मुझे क्या करना है, मेरा दूसरा चैप्टर क्या होगा हम्म। ज़िंदगी में, मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है। बट हाँ, मैं लोगों से जुड़ा रहना चाहूँगा, उनके प्यार के साथ जुड़ा रहना चाहूँगा, और कोशिश ये करता रहना चाहूँगा कि भारत को कैसे आगे लेके जाऊँ, किसी भी फ़ील्ड में चाहे जुड़ूँ, और क्रिकेट में ज़रूर लेकिन जुड़ा रहना चाहूँगा। चाहे मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ, नहीं जाऊँ, बट क्रिकेट के साथ ज़रूर बिल्कुल जुड़ा रहना रहिएगा। चाहूँगा, क्रिकेट में बात तो आपका पक्की है। आपका योगदान बहुत है, लेकिन आगे आने वाले बच्चों को ज़रूर आप ज़रूर पॉलिश करेंगे क्रिकेट में आने को लेकर, उनकी चीज़ों को लेकर। लेकिन भज्जी, क्योंकि ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या है पंजाब की, और अभी हमने देखा ड्रग्स को लेकर कल जो पंजाब के डीजीपी हैं उन्होंने कहा कि एक कॉकटेल चल रहा है, नारकोटिक्स माफिया और आतंक का लेकर गांव के गांव खाली हो गए। आपको ये समस्याएं पंजाब की विचलित करती हैं, पंजाब में जो इस वक्त चल रहा है? देखिए, ये एक दुर्भाग्यजनक बात है कि पंजाब में जितना ड्रग की बात हो रही है, कि ड्रग के कारण पंजाब खाली हो गया है, या फिर हमारा यूथ जो है वो ड्रग में लग गया है, तो उसमें उसकी जड़ तक जाना ज़रूरी है कि ये ड्रग अगर आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है? ये बच्चे अगर ड्रग में लगे हैं तो कहाँ से लगे हैं? क्योंकि जब तक आप उसकी रूट तक नहीं जाओगे तो आपको इसका हल निकालना इम्पॉसिबल है। और देखिए, पंजाब एक बहुत खुशहाल स्टेट है। यहाँ से लोगों ने बहुत आगे आकर देश की सेवा करी है, हर चीज़ में, चाहे वो क्रिकेट की बात करें या इवन अदरवाइज़। बहुत-बहुत बड़े-बड़े लोग हुए हैं पंजाब से, जिन्होंने पंजाब का, देश का नाम रोशन किया है। और हमारा यूथ जो है, मुझे लगता है कि देश को बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है। बट अगर कोई भी यूथ, चाहे वो हम्म। पंजाब का हो, हरियाणा का हो, हिमाचल का हो, या फिर मुंबई का हो, अगर ड्रग में लग जाएगा तो फिर वो देश के लिए तो कैसे सोच पाएगा। तो ये हम सबके लिए एक ऐसी चेतावनी है कि हमारे इर्द-गिर्द क्या हो रहा है, हमें वो देखना चाहिए, और उसको सुलझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर कदम उठाने चाहिए, रादर देन कि हम कहें कि उन्होंने ये कर दिया, उस पार्टी ने ये कर दिया, उस पार्टी ने ये कर अच्छा, आप दिया। नहीं। सिद्धू से मिलकर आए थे, कोई पॉलिटिकल, जी। आप बार बार कह चुके हैं कि क्रिकेट पे बात हुई, वाकई क्रिकेट पे ही बात हुई थी? जी, क्रिकेट पे बहुत बातें हुई, क्योंकि क्रिकेट जब मैं खेलने गया था तो मेरे सबसे पहले रूममेट शरीफ भाई थे। उस चीज़ों को लेकर के बहुत बात हुई, क्योंकि ये रिटायरमेंट का टाइम जो था, उसको लेकर के मैंने उनको बताया कि मैं अब रिटायर कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली ही वाज़ आल्सो वेरी प्राउड कि जहाँ से शुरू किया, उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा तू 100 टेस्ट मैच खेलेगा, और उनकी वो बात बिल्कुल सच हुई, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। मैं मानता नहीं, हूँ 100 आजकल वो टेस्ट बड़ी अच्छी पारी खेल रहे हैं की। पॉलिटिक्स में, तो क्या ये एक आइडियल वो भी उस फील्ड में हो सकते हैं आपके लिए वो? देखिए, वो पॉलिटिकल करियर में बहुत आगे निकल गए हैं, और बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। हम्म। और मेरा अभी, मैंने जैसे कहा है कि मन बनाया नहीं है कि मैंने आगे किस दिशा में बढ़ना है। बट हाँ, जिस दिन मन बनाऊंगा, और उस दिन मैं आप सबको बताऊंगा कि एक मैं आखिरी क्या सवाल, करने, एक किसके आखिरी साथ सवाल। जुड़ने वाला हूँ और क्यों जुड़ने वाला हूँ। ठीक है, बहुत आज हम इंतजार करेंगे आपके उस जानकारी का। एक आखिरी सवाल, क्या मलाल है भारतीय जर्सी के साथ रिटायरमेंट मिलता तो, रिटायर होते तो ज्यादा अच्छा रहता? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता अगर भारतीय जर्सी में मुझे ग्राउंड से इस गेम को अलविदा कहने का मौका मिलता, तो बहुत अच्छा लगता। पर ये है कि किस्मत में शायद सब कुछ नहीं लिखा होता है। जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ, और जो हो रहा है बहुत बढ़िया होगा, और आगे जो होगा और भी बढ़िया होगा। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मलाल रखने से कुछ होगा नहीं, इसलिए भूल जाना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तरकीबें सोचनी चाहिए, कैसे ज़िंदगी में आगे क्या बढ़ना है। बात है, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके हरभजन सिंह, कितनी पॉजिटिव बातें शुक्रिया। आपने बताई। और उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाली इनिंग, चाहे वो पॉलिटिकल हो या किसी भी फील्ड में हो, वैसे ही धमाकेदार हो जैसे आपने क्रिकेट के मैदान पर धमाकेदार पारियां खेली हैं, धमाकेदार अपना प्रदर्शन किया है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू एंड जय हिंद। जय हिंद। तो हरभजन सिंह को सुन रहे थे आप हमारे साथ, जो कि बात कर रहे थे कि संन्यास के बाद अब उनके आगे की क्या प्लानिंग है, और क्रिकेट के बाद क्या पॉलिटिक्स में अगली इनिंग हमें देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा जल्द बताएंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।